नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में आज सुनिए गोली। इसे लिखा है भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक उपन्यासकारों में से एक आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। इसकी भूमिका मैंने पहले रेडियो हिंदुस्तान पर अलग से पेश की है, आप उसे भी देख सकते हैं। यह पहला अंक है गोली का। जन्मजात कलंकिनी। मैं जन्मजात अभागिनी हूँ, स्त्री जाति का कलंक हूँ, स्त्रियों में अधम हूँ, परंतु मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य मेरा अपना नहीं है, मेरी जाति का है, जाति परंपरा का है। हम पैदा ही इसलिए होते हैं कि कलंकित जीवन व्यतीत करें। जैसे मैं हूँ ऐसी ही मेरी माँ थी, मेरी परदादी थी, उनकी दादियाँ परदादियाँ थीं। मेरी सब बहनें ऐसी ही हैं। मैंने जन्म से ही राज सुख भोगा, राजमहल में पलकर मैं बड़ी हुई। रानी की भांति मैंने अपने यौवन का श्रृंगार किया। हीरे मोती मेरे लिए कंकर पत्थर के ढेर थे। मैं मोहरें लुटाती थी, सुनहरी छप्पर खट पर सोया करती थी, नित नए 56 भोग खाती थी, जरी के पर्दों वाली सुखपाल पर बाहर निकलती थी या हाथी पर सुनहरे हौदे में बैठती थी। रंग महल में मेरा ही अदब चलता था। दासियां और बांदियां हाथ बांधे मेरी सेवा में रहती थी। राजा मेरे चरण चूमता था, राजा मेरे चरण चूमता था। मेरी भौहों पर तनिक सा बल पड़ते ही वो बदहवास हो जाता था। उसका प्रेम समुद्र की भांति अथाह था। प्रजा उसके आतंक से कांपती थी। वो अपने हाथों मेरा श्रृंगार करता, मेहंदी लगाता, जूड़े में फूल गूंथता, इत्र और सुगंधों की देशी विलायती शीशियाँ मेरे अंग पर बिखेरता रहता। दिन में 5 बार मैं पोशाक बदलती थी, नित्य उपटना करती थी, उपटन लगाती थी, यानी कि मुझे नित्य उपटन लगाया जाता था। पान मेरे लिए महोबे से आते थे और साड़ियाँ मेरी बनारस से आती थी। दर्जी मेरे पैरों में बैठकर मेरे लिए नित नई पोशाकें, नए नए परिधान सिला करते थे। मेरा रसोड़ा अलग होता था। राजा मेरे ही साथ कांसा आरोगता था। मेरे जूठे टुकड़े उसे बहुत प्रिय थे। दिन में रात में वो मुझे निहारता, कभी चंदा कहता, कभी चांदनी, कभी चंपा कहता तो कभी चमेली, कभी गुलाब कहता तो कभी मालती। उसकी उपमाएं कभी कभी फूहड़ हो जाती थी, पर इसकी उसे चिंता न थी। कल मुहे विधाता ने मुझे जो ये जला रूप दिया है ना, ये उस रूप का वो दीवाना हुआ करता था, प्रेमी पतंगा था। एक और उसका इतना बड़ा राजपाट और दूसरी तरफ वो स्वयं ही मेरे चरणों की इस छोटी सी उंगली के नाखून पर न्यौछावर रहता था। उसने मुझे 5 संतानें हुई। मुझे उससे 5 संतानें हुई, 3 लड़कियां और 2 लड़के। लड़कियां सब मेरी जैसी उजागरी थीं और लड़के उसके अनुरूप। मेरी ये 5 संतानें राजा के ही औरत से हुई, पर वो उनका पिता न था। पिता था मेरा पति, जिसका कर स्पर्श मैंने केवल एक बार, जब मैं 20 वर्ष की थी, विवाह मंडप में किया था। उसके बाद से तो वो मेरी चाकरी में हाजिर रहा, पूरे 21 वर्ष, जब तक मैं रंग महल में रही। मेरा अंग स्पर्श करना उसके लिए अवैध था। मेरे पलंग और मेरी पोशाकों की सार संभार करने की उसकी नौकरी थी।
वो नित्य ही मेरी सुख सेज को ताजे फूलों से सजाया करता था। हर बार मेरी नई पोशाक मेरी खिदमत में हाजिर करता और उतारी हुई को सहेज कर रखता था। पर मेरी सेज पर वो अपनी उंगली का स्पर्श भी नहीं कर सकता था। वो मेरा पति था। उस पर आरोहण करने का एकमात्र अधिकार राजा का था। मेरी सेज पर आरोहण करने का एकमात्र अधिकार राजा का था। राजा और मैं एक थाल में भोजन करते, उसमें बहुत सी जूठन बची रहती। जब तक हम खाते रहते, विविध भोज्य पदार्थ अटाले के लोग परोसते रहते। परोसगारी कुछ खाने के ना खाने पर निर्भर न थी, ये तो रिवाज ही था। हमारा जूठन से भरा थाल मेरे पति का ही हिस्सा था। वो उसे ही मिलता था जिसकी वो सदैव अटाले के बाहरी पौर पर आतुरता से प्रतीक्षा करता रहता था। हमारे शयन मंदिर के बाहर वो रात भर हाजिर रहकर पहरा देता था। अत्यंत विश्वसनीय ये कार्य उसे विश्वास पात्र समझकर ही सौंपा गया था। रात को 10 पलंग सेविकाएं हमारे शयन मंदिर में हाजिर रहा करती थीं। हमारी आवश्यकताओं की सूचनाएं वो उसे दिया करती थीं। कभी दारू की आवश्यकता होती तो कभी झाड़ी का पानी ख़त्म हो जाता, कभी पानी की ज़रूरत पड़ती, पानों की ज़रूरत पड़ती तो कभी पानी की। ये सब सेवाएं वही करता था। वो मेरा पति था। वो एक सुंदर तरुण भावुक और प्रेमी पुरुष था। उसकी आंखें मेरे लिए प्यासी थी, शरीर मेरे लिए भूखा था। उसकी भूख और प्यास मेरी आंखों से ओझल नहीं थे, मुझे सब दिखता था। राजा के जर्जर और रोगी तथा घावों से भरे हुए शरीर की अपेक्षा उसकी जवानी का भरा पूरा गठीला परिश्रमी शरीर मेरे लिए कम लोभ की वस्तु न थी। फिर वो मेरा परिणीत पति था। मैं उसकी विवाहिता स्त्री थी, परंतु मेरा धर्म मेरे साथ था। मैं उसे छू भी नहीं सकती थी। उसकी प्यासी आंखें और भूखा शरीर देखकर प्रायः मुझे एक नशा जैसा हो जाया करता था। पर इससे क्या? मेरी सेज का स्वामी तो राजा था। उसके साथ तो मैं एक चाकर से अधिक व्यवहार नहीं कर सकती थी। किसके साथ? अपने पति के साथ। बहुत बार उसने मेरे पैर दबाने की, चाकरी करने की चिरौरी भी की। वो इस बहाने मेरे शरीर को छूना चाहता था, मेरे शरीर को छूने का सुख लूटना चाहता था, पर मैंने स्वीकार ना किया। कुछ अपने धर्म के भय से और कुछ इस भय से कि मेरा मन कहीं डिग ना जाए, पर मैं उस पर कृपा बहुत करती। हमारा जूठा थाल तो उसको नित्य मिलता ही था। राजा के सब उतारे हुए वस्त्र भी मैं उसे दे दिया करती थी, रंग महल की रद्दी और फालतू चीज़ें भी। उन सब से उसने अपना घर सजाया था और उस सजे हुए घर का उसे बहुत अभिमान था। उसने बहुत बार चिरौरी की कि एक बार मैं उसके घर को अपने चरणों से पवित्र करूं, पर 21 वर्ष तक भी उसकी यह इच्छा मैं पूर्ण न कर सकी। अलबत्ता बच्चे सब उसी के साथ रहते थे। उनकी पूरी सार संभाल की जिम्मेदारी उसी की थी। वो उनका पिता था। वे उसकी औरत से उत्पन्न नहीं हुए थे, वे उसकी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। मैं उसकी पत्नी थी, पर मुझसे उन बच्चों का कोई सरोकार नहीं था। पाठक पाठिकाओं को मेरी ये कहानी निराली सी लगेगी, अटपटी सी लगेगी। अटपटी मुझे भी लगती है। स्त्री हूँ ना, स्त्री हृदय रखती हूँ, कुछ बुद्धि भी है। इसी से तो कहती हूँ कि जन्मजात अभागिन हूँ मैं, स्त्री जाति का कलंक हूँ, स्त्रियों में अधम हूँ, परंतु मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य मेरा अपना है, मेरी जाति का है, जाति परंपरा का है, क्योंकि मैं गोली हूँ।
नाम नहीं बताऊंगी। देखिए, मैं अपनी समूची कहानी आपको बताने पर आमादा हूँ। कोई शक नहीं, आपको ये अद्भुत और अनहोनी सी लगेगी। कभी न सुनी हुई बातें और न कभी देखे हुए तथ्य ऐसे हैं जो आपके सामने पहले कभी नहीं आए हैं, अब आएंगे। मैं सब कुछ अपनी आप बीती आपको कह सुनाऊंगी, कुछ भी छिपा कर ना रखूंगी। परंतु न तो अपना असली नाम आपको बताऊंगी, न उस ठिकाने या ठाकुर का जिसकी पर्यंक शायनी मेरी माँ हुआ करती थी, न ही उस राजा का नाम मैं बता पाऊंगी जहां मैंने रानी समान 21 वर्ष रंग महल में बिताए। न मैं उस रियासत का नाम बताऊंगी जहां मैं रहती थी। मेरे लड़के बच्चे रहते हैं, बहुत कुछ तो वे जानते हैं, परंतु अपनी माँ की कलंक कहानी को जहां तक वे न जाने न सुने, यही अच्छा है। खासकर इसलिए भी कि अब ना वे राजा रहे न रियासतें, उन सब का गणराज्य में विलय हो गया है। राजस्थान की शताब्दियों की गुलामी की बेड़ियां टूट गई हैं। वहाँ की प्रजा भी जो कभी गूंगी, बहरी, असहाय और परमुखापेक्षी हुआ करती थी, अब वाचाल हो गई है। अब तो राजस्थान में नया जीवन, नया रंग ढंग, नया जोश लहरें मार रहा है। बुरी बातों की अब भी कमी नहीं है, पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी की कलाओं से मिटते मिटते आखिर वक्त तो लगेगा ही। आज़ादी की इस हवा में हम गोलियां भी आज़ाद हो गई हैं, और हमारे लड़के बच्चे भी जिनका खून और राजाओं और ठाकुरों के यहाँ बंधक हुआ करता था, आज आज़ाद हो गए हैं। अब वे जितना चाहे पढ़ लिख सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, खुद दूसरों को नौकर रख सकते हैं। वे अब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। मेरे लड़कों ने भी विश्वविद्यालय की उच्च उपाधियां प्राप्त की हैं। एक तो प्रसिद्ध एडवोकेट है, दूसरा अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। लड़कियों में एक एमबीबीएस पास करके राजस्थान के एक नगर में प्रसिद्ध डॉक्टर है। उसने संभ्रांत कुल के एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण से विवाह किया है। उसके 2 फूल से सुंदर प्यारे बच्चे भी हैं। दूसरी लड़की मेरी एक भूतपूर्व राजा की पत्नी है। ऐसी हालत में ये भला कहाँ मुनासिब होगा कि मैं अपना सही परिचय आपको दूं, और मेरे ये बच्चे जो आज प्रतिष्ठित नागरिक हैं, ये जान जाए कि वे एक कोली की औलाद है, जिसका रक्त पीढ़ियों की परंपरा से उसके राजपूत ठिकानेदार के घराने में बंधक था, जिसकी माता ने विवाह की बेदी के बाद पति के स्पर्श से भी परहेज किया, और जो स्वयं अपने ठिकानेदार की लड़की के विवाह में दहेज में दे दी गई, और उस लड़की के पति राजा की भोग्य वस्तु रही। विवाहित पति का जिसे स्पर्श भी निषिद्ध था, जो 21 वर्ष तक दहेज की दौलत की भांति एक कामुक राजा की पर्यंक शायनी रही, और जिसने अपनी अवैध संतान को अपने उस पति पर डालकर निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर दी, जिससे उसने 21 वर्ष सेवक की भांति व्यवहार किया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी अधम औरत का सच्चा परिचय सभ्य पुरुष को नहीं दिया जा सकता, और उसकी प्रतिष्ठित सभ्य नागरिक संतान को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं अपने जीवन की अद्भुत और रोमांचकारी कहानी तो सच्ची सच्ची सबको सुनाऊंगी, पर नाम ठिकाने सब झूठे और काल्पनिक बताऊंगी। आप चाहे सुने ना सुने, पढ़े ना पढ़े। बीता हुआ इतिहास। जी हाँ, बीते हुए युग की बात, बीती हुई बातों का इतिहास भी आप जरा सुन लीजिए। राजपूती जीवन के शौर्य,
वीरत्व और तलवार की यशोगाथा तो आपने बहुत सुनी होगी, पर सामंतशाही की स्वेच्छाचारिता ने उनके घरेलू जीवन में भी भीषण कलंक उत्पन्न कर दिए थे। उनमें एक हमारी गोलियों की जाति भी थी। हम जन्मजात गुलाम थे। हमें न अपनी संतानों पर कोई अधिकार था और न हम कोई निजी संपत्ति रख सकते थे। न पति का पत्नी पर अधिकार था, न पत्नी का पति पर। हमें भेड़ बकरियों के रेवड़ की भांति बेचा जा सकता था, दहेज में दान दिया जा सकता था। एक एक राजपूत राजा और ठिकानेदार की लड़की के विवाह पर 10, 20, 50, 100 तक गोलियां दहेज में दी जाती थी। गोले और गोलियों का महत्व दहेज के हाथी घोड़ों तथा वस्त्र रत्न सबसे अधिक था। दहेज में आकर सब गोलियों को उस राजपूत कन्या के पति की उपपत्नी या रखैल की भांति रहना पड़ता था। उनका झूठा भोजन करना पड़ता, उनके उतारे कपड़े पहनने पड़ते, उनकी चरण सेवा करना और उनकी उचित तथा अनुचित सभी आज्ञाओं का निर्विरोध पालन करना, यही हमारा दायित्व था, यही हमारा जीवन था। हम सब गोले गोलियों का यही धर्म था। ये नौकरी नहीं थी, धर्म था जिसका पालन न करने पर हमें नरक में जाने का भय था। इस पर भी बीते हुए युग में जब तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनी अंकुश का प्रभाव राजस्थान पर नहीं हुआ था, तब तक बहुत सी गोलियों को राजा के मरने पर सती भी होना पड़ता था। बहुत करके तो दहेज या दान में आई हुई गोलियों का विवाह ही हमारी जाति के किसी गोले से कर दिया जाता था, पर वह विवाह केवल इसलिए होता था कि हमारी संतान का वह केवल वैधानिक पिता बन सके। जिस गोले से गोली का विवाह होता था वो बूढ़ा भी हो सकता था, नपुंसक भी हो सकता था। खासकर सुंदरी और तरुण गोलियों के लिए तो ऐसा ही दूल्हा तजवीज किया गया था। पति से पत्नी का, गोले से गोली का शरीर संबंध प्रायः नहीं हो पाता था। गोली ठाकुर की, राजा की पर्यंकशायिनी, चरण सेविका या पलंग दासी के रूप में रहती थी। राजा रानी ठाकुर ठाकुराइन जब परस्पर संभोगरत रहते थे तब भी हम गोलियों को उपस्थित रहना पड़ता था और उन्हें शराब पिलाना या उनकी वासना को भड़काने वाली दूसरी सेवाएं करनी पड़ती थी। गरज हमसे ठाकुर राजा का कुछ भी गोपनीय न था। विवाह हमारा इसलिए किया जाता था कि जो संतान उत्पन्न हो वो विवाहित पति की घोषित कर दी जाए और उसकी जाति गोला गोली ही रहे, वो राजपूत ना कहलाए। वो गुजारा पाने की हकदार हो, न रियासत की दावेदार। परंतु किसी किसी गोली दासी पर राजा या ठिकानेदार विशेष कृपा करते थे, उन्हें वे पड़दायत बना देते थे। ये पड़दायत बाकायदा अर्थात घोषित उपपत्नियां कहलाती थी, पर्दे में रहती थी, अपने को साधारण गोली से अधिक इज्जतदार समझती थी और राजा या ठाकुर के मर जाने पर उसके साथ चिता में भी जलती थी। ऐसे भी उदाहरण राजपूताना के इतिहास में हैं, जबकि एक एक राजा के साथ 50-100 पड़दायतें सती हुई हैं। जहाँ राजा की रानियाँ सती होने पर सुप्रतिष्ठित होती थी, वहाँ ये रखेलियाँ भी राजा के साथ जल मरना अपनी शान और अपना धर्म समझती थी। इन पड़दायतों का विवाह नहीं होता था, न कोई गोली गुलाम उनका पति होता था, न उनकी संतान गोला गोली कहलाती थी। वो संतान शुद्ध राजपूत भी नहीं कहला सकती थी, न वो राजा हो सकती थी, न राजा का उत्तराधिकार भी पा सकती थी। उसका दर्जा राव राजा का होता था। अपने राजस्थान के अनेक राव राजाओं के नाम आपने सुने होंगे। इन्हें कुछ गुजारा राजा देता था, पर विवाह इनका भी गोलियों में ही होता था। राजपूत की बेटी से ये विवाह नहीं कर पाते थे। इनमें से अनेक राजसी ठाठ से रहा करते थे या राजा के बड़े ओहदेदार भी होते थे, परंतु न
तो शिक्षा ना योग्यता ही उन्हें राजपूतों के बराबर बना सकती थी। राजपुत्र होने से उनके भाग्य का कलंक मिट नहीं सकता था। वे राजा और ठाकुर के विलास व्यभिचार से, दासियां और उपपत्नियों से उत्पन्न फालतू संतानें हुआ करती थी। राजस्थान विलय के समय हमारी जाति के 60,000 से अधिक गोले गोलियां राजाओं और ठाकुरों के रनवासों में उनकी स्वेच्छाचारिता और विलास वासना का शिकार बने हुए थे। मैं यह नहीं कह सकती हूँ कि अब भी स्वतंत्र भारत में इन गोलियों का नितांत अभाव नहीं हो गया है। रस्सी जल गई पर उसके बल नहीं गए हैं। ये लोग अब राजा नहीं रहे, ठिकानेदार नहीं रहे। इनकी राजनीतिक स्वेच्छाचारिता, पूर्ण सत्ता अब समाप्त हो गई, पर उनके घरों में अब भी गोले गोलियां वही गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधिक नहीं तो कम ही स्वतंत्र भारत में भी इन भूतपूर्व राजाओं की विवाह शादियों में गोलियां दहेज में दी जाती हैं, जिनकी तरफ राजस्थान के समारोह उद्घाटन शूर मंत्रियों को ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिली। रेडियो हिंदुस्तान।